हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे रहेंगे और लॉकडाउन में घर के भीतर ही रहें। तो ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 17 है दोस्तों। मैंने पिछला प्रैक्टिस सेट जो 16 था उसको गलती से 15 लिख दिया था और इसके पहले 16 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। तो आपको सबको ट्राई करना चाहिए। दिन में एक टाइम डिफाइन कीजिए और उस टाइम में 2 घंटे 3 घंटे बैठिए और सबको एक बार बैठ के लगाइए, क्योंकि इससे आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। लगाइए, जो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है उसको नोट कीजिए। और आपको पता ही है कि हम लोग पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ 100 से 150 200 अलग से भी फैक्ट्स रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। पंचशील ट्रीटी ये कब साइन हुआ था? तो बताइए, पंचशील ट्रीटी जो है ये कब साइन किया गया? तो ये साइन किया गया ऑप्शन 1 1957, 1987, 1967 और 1954। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका 4 जो है वो राइट आंसर होगा। 1954 में पंचशील ये है क्या? इसमें 5 फॉर्मूले थे। एक तरीके से मैं बात कहूं तो 5 फॉर्मूला या 5 बातें कही गई थी, जिसको जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन 1954 में ये भारत और चीन के बीच में साइन किया गया था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक तरीके से दोस्ती वाला हाथ बढ़ाने के लिए। ये बहुत बार पूछा गया 1954 में। जवाहरलाल नेहरू, और उधर से अगर बात करें तो उधर से कौन थे, मतलब चाइनीज प्रीमियर जो थे उनका नाम था CHOU, चौ इन लाई। इनके बीच में ये बात तय हुई थी पंचशील की। पंचशील समझौता किस पे हुआ था? तो ये जो है तिब्बत को लेकर हुई थी, ये ट्रीटी साइन हुई थी, पंचशील ट्रीटी। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इनिशिएटेड लुक ईस्ट पॉलिसी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, गुलजारी लाल नंदा एंड नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल। तो बताइए, लुक ईस्ट पॉलिसी आप तो नाम सुनते होंगे और नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दे दिया है। तो ये शुरू किया गया था, तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में नहीं हुआ था। और ये 5वां ऑप्शन आप लोगों देखोगे तो PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव के टाइम में 1992 में ये शुरू किया गया था, ठीक है। आपको ये कमेंट करके बताना है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में आप क्या जानते हो, कब शुरू किया गया था, किस मौके पे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और चीज़ जान लीजिए। हमारा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो आपको जानना चाहिए। नो फर्स्ट यूज है, मतलब पहले हम लोग न्यूक्लियर वॉरहेड का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल कॉनोट्स पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट की बात किस आर्टिकल में की गई है? आप लोग वाइस प्रेसिडेंट को जानते ही होंगे, M वेंकैया नायडू हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और ऑप्शन 1 है 63, 64, 65 और 66। तो बताइए राइट आंसर। तो ये बात की गई है आर्टिकल 63 में। देखिए 2-3 चीजें आप लोग याद रखिए, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है 52 में, आर्टिकल 52 में, ठीक है। ये हो गया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। और भी जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि 61 में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है। जैसे क्या होता है इम्पीचमेंट? महाभियोग, आपको पता ही है महाभियोग का प्रोसेस क्या है, ठीक है। मैंने कई बार पिछले भी जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें महाभियोग के बारे में मैंने डिटेल में बताए हैं। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो उन सारे प्रैक्टिस सेट को लगाइए। एक चीज़ मैं कहूँगा, जितने भी क्वेश्चन आपके राइट होते हैं लाइव कमेंट करते जाइए। साथ ही साथ फाइनल स्कोर मुझे चाहिए। फाइनल स्कोर आप लोग लास्ट में कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति को महाभियोग की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह है अनुच्छेद 61, ठीक है। अनुच्छेद 61 में इसकी बात की गई है। 62 में क्या है? ये प्रेसिडेंट जब मतलब एक तरीके से उनका पोस्ट जब खाली रहेगा तो उनकी वैकेंसी जल्द से जल्द पूरी कर लेनी होगी, इसके बारे में बात की गई है। 67 भी देख लेते हैं क्या है। ये भी टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो कि उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको जो जरूरी है वो याद रखना चाहिए। 72 किसके बारे में है? तो 72 जो है प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर होता है, मतलब क्षमा याचना का जो पावर है, वो बात किस में है? 72 में, ठीक है। दोस्तों एक निवेदन है आप लोगों से, एक ये हमारा चैनल जो है वनडे एग्जाम पॉइंट, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी अपने थोड़े रेफर करें, सेंड करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा प्रेरणा दें उनको कि वो सब्सक्रिप्शन इसका करें।
नेक्स्ट है, अगर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनको डिस्क्वालीफाई मतलब इनको अपने पद से हटाने की बात किस अनुच्छेद में की गई। आपको पता है वो लोग शपथ लेते हैं तो अपने पद पे आ जाते हैं, लेकिन उनको हटाने की बात किस अनुच्छेद में की गई है। तो ये आर्टिकल 102 एक राइट आंसर होगा। आर्टिकल 103, 104, 105, ठीक है, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से उनको मैं बताऊंगा। जैसे कि प्रिविलेज पावर, ये क्या होता है, ये सब आर्टिकल 105 में है, उनके पावर क्या होंगे, उनके प्रिविलेजेस क्या होंगे। 103 में क्या है, डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, इनके ये डिस्क्वालीफाई होंगे तो इससे रिलेटेड जो इनका डिसीजन देगा वो कौन अथॉरिटी देगी, इसके बारे में आर्टिकल 103 में है। अब इसी लाइन में 108 आर्टिकल में है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, ज्वाइंट सीटिंग जो होती है लोकसभा और राज्यसभा की। फिर अगर बात करें तो 109 में क्या वर्णन है, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। 110 में क्या है, डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल की परिभाषा 110 में। आप मेरे साथ कमेंट भी कर सकते हैं जो मैं पूछ रहा हूँ। 112 बताइए, तो ये बजट जो हर साल पेश होता है ये है 112 में, ठीक है। 114 में है अप्रोप्रिएशन बिल। 115 और 16, इसमें 16 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है वोट ऑन अकाउंट, जो कि पहले ज़्यादा क्रिएटिव था, अब नहीं है, ये अब यूज नहीं होता है। वोट ऑन अकाउंट इसमें बात की गई है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, ये तो मैंने आपको अभी बताया। तो डिफिनीशन ऑफ मनी बिल बताइए, 1, 2, 3 या 4 में से मैं देखता हूं कितने लोगों का सही होता है, चूंकि मैंने अभी बता दिया है। तो ये है 110 में। देखिए 110 में डिफिनीशन ऑफ मनी बिल है, ठीक है। इसके डिफिनीशन है, क्या है मनी बिल, क्यों जो है कोई मनी बिल है उसको कौन बताता है, मतलब कौन सर्टिफाई करता है कि ये मनी बिल ही है। तो ये लोकसभा का स्पीकर है, उसके पास ये एक प्राइमरी पावर होता है। बाकी अनुच्छेद हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में कौन सा लैंग्वेज यूज होगा, मतलब जितने भी हमारे 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं सबको आप यूज कर सकते हैं। यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन एनी लैंग्वेज, ठीक है, इन पार्लियामेंट। चूंकि तो ये किस अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद जो है ये पावर देता है, तो बताइए राइट आंसर। तो ये है आर्टिकल 120, ये पावर देता है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल टॉक अबाउट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, आपको CAG के बारे में पता है, तो आप ये तो जानते होंगे कि आर्टिकल 148 जो है ये CAG के बारे में है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लेकिन इसकी रिपोर्ट जो होती है ये VVI क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। ये रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को और उन सारे मामलों की जांच करती है जो केंद्र सरकार के पैसे वितरण के अधीन आते हैं। तो आर्टिकल 150, 151, 152 या फिर 153, कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑडिट रिपोर्ट की बात की गई है आर्टिकल 151 में। नेक्स्ट है इंटर स्टेट क्वारंटाइन, ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल रहा है दोस्तों। इंटर स्टेट क्वारंटाइन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब लोग जा रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो बहुत पहले ही संविधान में इसकी पुष्टि कर दी गई है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सेंट्रल लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, या दोनों में है, या कंकरेंट लिस्ट में है। तो बताइए इंटर स्टेट क्वारंटाइन जो है ये सेंट्रल लिस्ट का एक मुद्दा है, सेंट्रल लिस्ट का। ये VVI है और इसे जरूर याद कर लें, ठीक है, और इसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लीगल और मेडिकल, लीगल और अदर प्रोफेशन कम्स इन विच लिस्ट। तो बताइए लीगल और मेडिकल प्रोफेशन जो है ये किस लिस्ट में आता है, स्टेट, सेंट्रल, कंकरेंट। तो देखता हूँ कितने लोगों का ये सही होता है, आराम से सोच के जवाब दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत कम लोग सही कर पा रहे हैं, बताइए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 3। कंकरेंट लिस्ट में लीगल, मेडिकल, ये जितने भी प्रोफेशन होते हैं ये यहाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST केम बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट मतलब ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आते हैं इस देश में। नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs, तो ये 65वां अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें आया था। 65वां अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है गूगल से सर्च कर सकते हैं, मुझे ज़रूर नोटिफाई करें कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट करते हो, बहुत तहे दिल से आप लोगों का
धन्यवाद, मुझे अच्छा लगता है। और जो लोग कमेंट करते हैं वो एक्टिव रहते हैं, वो एक्टिव लर्नर हैं। क्या है? एक्टिवनेस में लर्न कर रहे हैं, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज केम इन विच अमेंडमेंट एक्ट, केम बाई विच अमेंडमेंट एक्ट। अर्बन लोकल बॉडीज आप समझ रहे हो ना, म्यूनसिपालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो 73, 74, 75 या फिर 76। तो 73वां संविधान संशोधन जो था ये था ग्राम पंचायत के बारे में, और 74वां संविधान संशोधन जो था 74 अमेंडमेंट एक्ट जो था ये क्या था? ये था अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में। आई होप ये सब आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 371 में किस राज्य के बारे में प्रावधान है? ध्यान दीजिए, मैंने जब भी आप पॉलिटी के सेक्शन में जाके आर्टिकल वाली वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। 371 आपको पता है, 370 ख़त्म हो गया, उसी के साथ ये सारे जो आर्टिकल हैं ये न्यूज़ में चल रहे हैं। तो 371 किस राज्य के बारे में? असम, महाराष्ट्र, गुजरात, 4 में है, 2 या 3 दोनों? तो बताइए। तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के बारे में प्रावधान है, ठीक है। अभी मैं इस पर आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको तुरंत ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो असम बताइए, 371 ए, बी, 371 या फिर 3? तो 371 बी जो है ये आर्टिकल असम को डेडिकेटेड है। मैंने इसका ट्रिक क्या बताया था? देखिए ध्यान रखना आपको, नागास मणि, प्लीज़ नोट कर लीजिए, नागास मणि सीमी अरुगोका, सीमी अरुगोका। अगर मैं लाइन से लिखूं तो आप लोग लाइन से लिख सकते हैं, नागास मणि मतलब क्या? नागालैंड, असम और मणिपुर। तो 371 का ए है, 371 का बी है, 371 का सी। तो नागास मणि हो गया। उसके बाद डी और ई के लिए थोड़ा एक्सेप्शन है। मैंने आर्टिकल वाले वीडियो जाके, जब आप लोग पॉलिटी के सेक्शन में जाइए, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने ये बताया है, डी और ई जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में है। किसके बारे में है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आपको ए बी सी याद रखना है। फिर आता है ई के बाद एफ जी एच आई जे। तो ये क्या है? सी, मी, अरु, गो, का, ठीक है। तो अब देखिए, सीमी से हो गया सिक्किम, मतलब क्या? डी तो उधर था, तो ये हो गया सिक्किम एफ। एम आई से एफ के बाद क्या होता है बताइए? जी, ये हो गया मिजोरम, सीमी। अरु से आएंगे जी के बाद एच, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है? आई। आई को क्या कहते हैं? आई जो है वो आई है गोवा, गो का मैंने बताया था, तो गोवा है आई, और क से कर्नाटक। तो ये हो गया कर्नाटक। ये किससे है? स्पेशल प्रोविजन विथ कर्नाटक। तो ये हो गया मतलब कि सीमी अरु गो का। तो ये टोटल सीरीज जे तक चला, और जे से है कर्नाटक। तो ये शुरू से था नागास मणि, सीमी अरु गो का। बीच में डी ई जो है आंध्र प्रदेश के बारे में है और तेलंगाना के बारे में, और 371 प्लेन जो है ये किसके बारे में है? तो ये सीधा है महाराष्ट्र और गुजरात के स्पेशल प्रोविज़न के बारे में। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में यहाँ आ गया है तब तो ठीक है, नहीं आया है तो पॉलिटी के आर्टिकल सेक्शन में जाइए। आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने सब कुछ बताया है, बोर्ड पे लिख के उसे लिखा है, आपको वो वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा, तो आपको वो देखना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है, CVC की स्थापना किस साल में हुई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग। मैंने इस पर एक अलग वीडियो भी बनाया था। तो ये जो है 1964 में ये आया था CVC, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए DPSC एक्ट एक आया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, CVC के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं है तो देखी है तो देख लीजिए। इसमें 3 टोटल सदस्य रहते हैं, 2 विजिलेंस कमिश्नर और 1 CVC मतलब चीफ विजिलेंस कमिश्नर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? तो इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, UPSC। तो ये जो है प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जरूर देखिए, ये आपके काम आएगा। और CVC को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला, मतलब कि उसे एक एक्ट के रूप में कब पारित किया गया? तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन 2001, 2003, 2004। तो ये है
2003 में इसे एक एक्ट का दर्जा के तहत संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये हमारी फेसबुक आईडी है। आपको अगर करंट अफेयर्स की पीडीएफ खरीदनी हो तो आप मुझे इस पर संपर्क कर सकते हैं। और वनडे एग्जाम पॉइंट पे करंट अफेयर्स रोज़ सुबह 6 बजे देखना ना भूलें। तो आई होप आप वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड इट्स फॉरेन रिलेशन, भारत और उसकी विदेश नीति, ये किसमें वर्णित है और कौन सा इसका आर्टिकल है, दोनों आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर। ऑप्शन 1 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, नन ऑफ द अबव। तो यह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और ये किस आर्टिकल में बात किया गया है, तो ये है आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 49 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये है आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 में क्या है, आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये आपको याद है। आइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जो भी इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 36 जो है वो डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन होगा वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो वो अनुच्छेद 37 में वर्णित है। ठीक है, और 38 आपको याद होना चाहिए, इसमें स्पेशल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, वेलफेयर ऑफ द पीपुल, वेलफेयर पीपुल का कैसे हो इसकी बात अनुच्छेद 38 में की गई है। 39 में जो भी पॉलिसीज अपनाए जाएंगे स्टेट के द्वारा वो वर्णन किया गया है। ठीक है, 39A में इक्वल पे फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो 39 में है। और 39A में है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 में क्या है, 40 में तो आपको पता ही है, 40 में विलेज पंचायत के बारे में बात की गई है, ग्राम पंचायत। और आर्टिकल 44 जरूर याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल उसके बाद बात करें तो 46, इसमें जो है SC ST या कमज़ोर वर्ग के लिए स्पेशल प्रोविज़न देने की बात की गई है। आर्टिकल 48 और 48A में क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 मैं अभी ही बता चुका हूँ, आपको ये याद भी हो गया होगा। और आर्टिकल 21A इज एडेड बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 21A जो है किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया बताइए। तो ये है 86, 3 नंबर जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने कई बार बताया है पिछले भी वीडियो में, तो जो भी इसका राइट आंसर है आप लोग मुझे कमेंट करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।